हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 12th के संस्कृत के सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि आज से हम एक पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम संस्कृत के क्लास 12th के संस्कृत के सिलेबस को कवर करेंगे और जितने भी चैप्टर्स लगे होंगे, ग्रामेटिकल जो पोर्शन होगा, सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। एंड साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी अपलोड करेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो सिलेबस हम कवर कराएंगे वो होगा आपका कोर से संबंधित, क्योंकि संस्कृत आप सभी जानते हैं 2 प्रकार की होती है। जैसे हिंदी होती है इलेक्टिव और कोर, वैसे ही संस्कृत होती है एक इलेक्टिव और कोर। तो जो चैप्टर हमारे द्वारा कवर कराए जाएंगे वो होंगे कोर से संबंधित, ठीक है। कोर का ही पूरा बेसिकली हम सिलेबस कवर करेंगे और जो हम सिलेबस कवर करेंगे वो 2022 से 2023 के जितने भी सिलेबस है, जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं और जो टॉपिक उसमें ऐड ऑन हुए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि संस्कृत का पैटर्न और उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके 10 चैप्टर लगे हैं तो 10 चैप्टर में से आपके 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। पेपर का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस डिवाइड होता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आना है और कितने कितने मार्क्स का। तो आज का जो ये लेक्चर होने वाला है वो इसी पे होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप अपने जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले आप, ये संस्कृत की बात नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते नहीं, आपको करना ही है कि आप कोई भी सिलेबस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो किस प्रकार से पढ़ने हैं, एंड उनका देखना है कि वो कितने मार्क्स के पेपर में आ सकते हैं। तो इस हिसाब से, इसीलिए सिलेबस को जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आज के इस लेक्चर में सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपका अपठित बोधनम एंड जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सो प्लीज़ आज की इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को समझ पाएंगे तभी मैं जो चैप्टर्स कवर कराऊंगी आप उनसे उसको रिलेट कर पाएंगे, अन्यथा आपको फिर तकलीफ़ आएगी चैप्टर को समझने में और एग्ज़ाम के टाइम भी। तो इसीलिए ज़रूरी है, और जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी आई होप कि आप लोग वो नोट डाउन भी करें। हालांकि आपके जो टीचर्स होंगे इस सब्जेक्ट के वो आपको नोट करा देंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कर सकते हैं नोट एंड अपने टीचर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस पे कितने चैप्टर्स लगे हुए हैं और जो चैप्टर्स हैं उनका नाम क्या क्या है। तो पहली बात तो आपके इस बार के सिलेबस में 10 चैप्टर लगे हैं पूरे, बाकी 1-2 चैप्टर जो हैं वो इस बार माइनस हुए हैं। तो जो 10 चैप्टर हैं उसमें से प्रथम जो पार्ट है वो है अनुशासनम, ये एक गद्यांश है। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर जो है वो माइनस किया है और उसकी जगह थर्ड चैप्टर है आपका मातुराज्ञा गर्यसी। फिर आपका फोर्थ चैप्टर है प्रजानुरंजको नृपः। फिर 5वां जो चैप्टर है वो है आपका द्वारिकस्य निष्ठा। इसी प्रकार से आपका जो छठा चैप्टर है वो है सुक्ति सौरभम, और 7वां जो अध्याय है वो है नैकानपि समम गता वसुमती, यानी कि किसी के साथ भी जो गताम वसुमती, जो वसु है, जो धन संपत्ति है, वो नहीं जाती। 9वां जो अध्याय है वो है आपका मदालसा, एंड जो आपका 10वां चैप्टर डिलीट हुआ है उसकी जगह 11वां है कार्य व्यवस्थिति, ठीक है। तो ये कुल आपके 10 चैप्टर हैं, 10 या 9 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। मैंने आपको भी बताया था कि इनसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपसे इन जो ये चैप्टर्स होंगे उनमें क्या करेंगे, आपको बीच का कोई भी पार्ट दे देंगे, आपको वो कहेंगे जिसमें आप इसको बोलते हैं पठित बोधनम, हम अभी समझते हैं उसे। पहले आप सभी जो चैप्टर्स लगे हैं उनको टिक कर लीजिए, एंड चैप्टर के अतिरिक्त भी कुछ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि क्लास 11th और 12th में क्या होता है कि आप चैप्टर्स अपनी बुक को तो कवर करते हैं, उसके साथ ही कुछ ऐसे विषय भी लगा दिए जाते हैं ताकि आपको संस्कृत विषय की
और नॉलेज हो सके, ठीक है, चैप्टर के अतिरिक्त। तो जो अलग से टॉपिक आपके कवर लगाए गए हैं वो हैं ये महाकाव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, और फिर नाट्य साहित्य। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो आपके 11th और 12th में जोड़ दिए जाते हैं ताकि बच्चे अपने पाठ के अतिरिक्त भी उनको संस्कृत का ज्ञान हो, ठीक है। तो इनमें भी कुछ नहीं, आपको इनके बारे में बस पता होना चाहिए, लेकिन ये होता है कि एग्ज़ाम में जो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको संस्कृत में ही अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो केवल और केवल आपको संस्कृत में ही उनका आंसर करना पड़ता है। इस प्रकार से हमारे जो सिलेबस है और सिलेबस में लगे जो चैप्टर्स हैं और जो अन्य विषय हैं वो तो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पेपर पैटर्न की, और ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और रचनात्मकम कार्य में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। हम बुक की बात करते हैं पहले। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, मतलब आपकी जो इसमें बुक है वो है भास्वती द्वितीय भाग, यानी कि भास्वती का आपको सेकंड भाग लेना है, और इसमें आप भास्वती की आप देखेंगे तो मार्केट में 2 बुक अवेलेबल हैं, एक JPH वाली एंड सेकंड इज़ NCERT। तो क्या है, अगर आप NCERT लेना चाहते हैं तो आप NCERT भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि NCERT में ना आपको केवल और केवल चैप्टर्स मिलेंगे, उनकी हिंदी भी नहीं होगी और शब्दार्थ होंगे, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप JPH की बुक लेते हैं, JPH में क्या है कि आपको ना चैप्टर्स की हिंदी भी मिल जाएगी, और चैप्टर की हिंदी तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स के आपके महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य और नाट्य साहित्य आता है, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ग्रामर भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मूल्य उसका ज़्यादा होगा। तो आप दोनों में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोनों में से जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, यू कैन टेक इट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले हम जानते हैं अपने जो हमारा अपठित बोधनम आता है, कुल 10 मार्क्स का आता है वो एग्ज़ाम में। तो अपठित जो बोधनम आता है वो 10 मार्क्स का आता है, हम सभी जानते हैं इस बात को, और वो एक सरल कथा होती है। उसमें से क्या होता है ना, अब प्रकार की किस प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला होता है उसमें एक पदेन और पूर्ण वाक्य, यानी कि आपको जो एक गद्यांश दिया जाएगा उसमें से आपसे एक पदेन में क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे और पूर्ण वाक्य में, ठीक है। एक पदेन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कुल 2 मार्क्स, और जो पूर्ण वाक्य में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो होंगे 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, ठीक है। एक पदेन में आपको केवल एक पद में उत्तर देना है, यानी कि केवल एक शब्द में, ठीक है। पूर्ण वाक्य में आपको पूरा वाक्य आपको लिख के उसका आंसर करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम समुचित शीर्षक लेखनम, यानी कि हमें जो सरल गद्य दिया होता है, यानी कि एक स्टोरी जो दी होती है उसका हमें ना एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये बनता है कि हमें उसका उचित शीर्षक लिखना होता है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, आप उस स्टोरी को समझ के आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी उसका टाइटल दे सकते हैं, स्टोरी ऑफ द टाइटल। एंड नेक्स्ट इज आपका आता है ग्रामर से संबंधित जिसे हम बोलते हैं भाषिक कार्य। तो क्या होता है इसमें आपके कुछ बता दिया इन्होंने कि किससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। पहला आपका वाक्य कर्त्री और क्रियापद से संबंधित पूछ लिया जाएगा। सेकंड विशेषण विशेष्य में आपसे पूछ लेंगे कि बताइए विशेषण और विशेष्य क्या होता है, और मतलब इनमें से चयनित कीजिए। पर्याय और विलोम से संबंधित पूछ लेंगे, और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग। ये 4 प्रकार आपके बता दिए कि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके अपठित अबोधनम में पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी। बात हो गई हमारी 10 मार्क्स के अपठित अबोधनम की, यानी कि सेक्शन का भाग जो है वो आपका अपठित अबोधनम का है, जो कुल 10 मार्क्स का है, जिसमें आपके क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए गए हैं। आपको एक सरल कथा मिलेगी, उसमें से आपको पहले वो आपको क्या करना है, जो भी गद्य आपके पेपर में आएगा उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है 1 से 2 बार। आप जब 1 से 2 बार उस गद्य को रीड कर लेते हैं, आप अपने आप ही उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो भाग का है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं भाग ख की। भाग ख जो है वो है आपका रचनात्मक कार्य।
ठीक है, तो ये कुल आपका 15 मार्क्स का आएगा पेपर में। भाग ख जो है वो 15 मार्क्स का आएगा और इसमें 3 विषय आपके जोड़े गए हैं, जिसमें से पहला है आपका औपचारिक अनौपचारिक पत्रम, यानी कि आपसे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र पूछ लेंगे जो कुल 5 मार्क्स का होगा। इसमें क्या करेंगे वो लोग, आपको मंजूषा दे देंगे। ठीक है, मंजूषा में आपको कुछ शब्द दे देंगे, उन शब्दों को आपको चयन करके अपने पत्र को फिल करना है, जो आप 9, 10, 11, 12 से करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी लघु कथा और वार्तालाप में आपको चॉइस मिलेगा कि आपको दोनों में से क्या अटेम्प्ट करना है। आपको जो भी अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करिए, बाकी अगर मेरे अकॉर्डिंग आपको वार्तालाप ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज़ वार्तालाप जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। इसमें आपको आप पढ़ेंगे तो आपको उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसके साथ होना चाहिए एंड आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये भी कुल 5 मार्क्स की है। वार्तालाप में आपके 5 मार्क्स पक्के होते हैं, तो प्लीज़ आपको वार्तालाप ही अटेंड करनी है। एंड उसके बाद आता है आपका अनुवाद। अनुवाद में क्या होगा कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी किसी भी भाषा में 5 वाक्य दे दिए जाएंगे और उनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा। ये भी कुल 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 का पत्र, 5 की लघु कथा और वार्तालाप दोनों में से जो भी, और अनुवाद, कुल मिला के हो जाएंगे 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का आपका आएगा रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो भाग ख है वो भी पूरा होता है। अब हम बात करते हैं अपने ग्रामेटिकल पोर्शन की। अब हम बात करेंगे भाग ग की। भाग ग है वो कुल आपका 20 मार्क्स का आएगा और ये भाग ग है वो है अनप्रयुक्त व्याकरणम। ठीक है, और जो भाग ग है उसमें जो व्याकरण लगी हुई है वो सभी आपकी पाठ आधारित होगी। इन्होंने बताया भी हुआ है यहाँ पे कि पाठ आधारिता संधि विच्छेद, यानी कि जो आपके चैप्टर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसमें जितनी भी संधियाँ होंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से संबंधित, वो सारी आपके पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि आपके चैप्टर में जितनी भी संधियाँ होंगी आपको बस उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको तैयार करना है, चैप्टर में से ही आपकी संधियाँ आएंगी। और जो संधि विच्छेद है वो कुल 6 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, जिसमें 3 संधियाँ आपकी लगाई गई हैं। पहली है स्वर संधि जो 2 मार्क्स की है, यानी कि 2 से 3 संधियाँ आपसे इसमें पूछ लेंगे। फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियाँ हैं जो कुल 6 मार्क्स की हैं। ये पाठ आधारित होंगी। अब हमारी संधियों की बात होगी। अब हम बात करते हैं समास की। समास जो है वो कुल 5 मार्क्स का आपका आएगा एक पेपर में। समास में आपको समासः विग्रह, यानी कि पाठ पे आधारित समास और विग्रह, जिसमें आपके शामिल हैं अवयवी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कुल 6 समास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं और ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, आप जब भी पढ़ेंगे आपको ध्यान में रख के पढ़ना है कि आप कौन सा समास कर रहे हैं। ठीक, और क्योंकि आपको जब पता होगा कि आपके सिलेबस में अवयवी समास जुड़ा हुआ है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये। एंड अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आप सभी जानते हैं जो पीछे लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, धातु के या शब्द के। तो प्रकृति प्रत्यय संयोजनम वियोजन च, यानी कि प्रकृति जो प्रत्यय हैं उनका संयोजन और वियोजन यानी कि उनका विग्रह करना। तो इसमें आपकी 3 कैटेगरी हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय में आपके कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, क्षत्रि और शानच प्रत्यय शामिल हैं और 3 प्रत्यय शामिल हैं, जिसमें कुल आपके 1, 2, 7 प्रत्यय शामिल है। किसमें? कृत प्रत्यय की जो कैटेगरी है। फिर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या है? आपके मतु, इन, ठक, त्व और तल, ये प्रत्यय शामिल है। फिर बात करते हैं स्त्री प्रत्यय की। स्त्री प्रत्यय में आपके टाप और डी प्रत्यय हैं। तो ये जो पोर्शन होगा, मैंने आपको बताया, प्रत्यय से संबंधित जो आपके प्रश्न आएंगे पेपर में वो कुल 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें आपके 3 प्रत्यय लगे हुए हैं और इन 3 प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय शामिल है वो इसमें बताया गया है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप प्रत्यय करेंगे आपको प्रत्यय की डेफिनेशन नहीं करनी है, आपको प्रत्यय की किस प्रकार से, आपसे केवल और केवल पेपर में ये पूछा जाएगा। आपको कोई भी वो शब्द दे देंगे आपके पाठ पर आधारित और उसमें बोल देंगे, मतलब पाठ में जो चैप्टर
पाठ में जो भी शब्द होंगे, उसमें जो भी प्रत्यय प्रयोग होंगे वही पेपर में आएंगे, तो आपको उनको ही अच्छे से तैयार करना है। आपको कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरी नहीं याद करनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपका 3 मार्क्स का आती है उपपद विभक्ति, जो कुल 3 मार्क्स की है और ये भी पाठ आधारित ही होगी। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया भाग ग जो है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा और इसमें केवल और केवल आपकी अनुप्रयुक्त व्याकरण शामिल है, जिसमें आपकी संधि, समास, प्रत्यय और उपपद विभक्ति शामिल है। इसी के साथ हमारा जो भाग घ है वो भी पूरा होता है। और अब हम बात करते हैं अपने पठित बोधनम भाग घ की। पठित बोधनम से मतलब होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो आपने चैप्टर्स करे हैं। अब बात करते हैं उनकी कि उसमें से क्या क्या आएगा और किस प्रकार से आएगा। तो चैप्टर जो आपने पढ़े हुए होते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें से 11 संस्कृत में ऐसा नहीं होता है कि आपसे डायरेक्टली वो लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बताइए ये स्टोरी इसका क्यों ऐसा हुआ, ये क्या, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको एक पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ में से आपसे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से आपके उस जो गद्यांश दिया जाएगा, जो पद्यांश और जो नाट्यांश, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश की। गद्यांश जो होगा वो आपका कुल 5 मार्क्स का होगा और इसमें जो प्रश्न के प्रकार होंगे वो है एक पदेन और पूर्ण वाक्येन, ठीक है, यानी कि एक पद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूर्ण वाक्येन में। इसी के बाद फिर आपका भाषिक कार्य होगा। भाषिक कार्य में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार बता दिए गए हैं कि आपसे कर्तरी और क्रिया पूछ सकते हैं, विशेषण विशेष्य में अंतर पूछ लेंगे, पर्याय और विलोम में अंतर पूछ लेंगे। और काफ़ी बारी आपको पूछ भी लेते हैं कि इस पैराग्राफ में जो विलोम शब्द आया है उसका अपने अकॉर्डिंग या फिर उस पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको कोई भी उसका विलोम या पर्याय शब्द लिखना होता है। उसके बाद सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा का प्रयोग करना होता है। ये भी जब चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, कि अभी बताने से आप कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा हो जाएंगे कि सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं। इसी के साथ हमारा जो गद्यांश वाला पार्ट है, जो कुल 5 मार्क्स का आने वाला है, वो कंप्लीट होता है। एंड अब हम बात करते हैं अपने पद्यांश की। एक और छोटी सी बात, गद्यांश में जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर जो 1 है आपका अनुशासनम, चैप्टर नंबर 1 जो है वो है आपका गद्यांश। तो हो सकता है वैसे अगर देखा जाए मेरे टाइम में तो गद्यांश यानी कि जो अनुशासन चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 1, उसमें से क्वेश्चंस आए थे, यानी कि उसमें से बीच का पैराग्राफ आया था। तो आप फर्स्ट चैप्टर की बहुत छोटा है, बहुत आसान है और बहुत अच्छी सीख देता है, आप उसको अच्छे से तैयार करें। एंड अभी हम बात करते हैं अपने पद्यांश की, जो कुल 5 मार्क्स के आने वाला है। पद्यांश में क्या होता है आपको, उसमें भी आप ये पढ़े हुए होते हैं। पद्यांश का मतलब होता है जिसमें आपसे श्लोक, यानी कि आपको 2 या 4 श्लोक दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि आपसे फिर वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक पदेन और पूर्ण वाक्यन शामिल है। यानी कि आपको श्लोक दे देंगे, उसमें से फिर आपको पूछेंगे कि एक पदेन में इसका उत्तर दीजिए और पूर्ण वाक्यन में। फिर उसके बाद बात करते हैं भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में वही 4 हैं, क्रिया और कर्तरी, विशेषण विशेष्य, पर्याय, विलोम, चयनम, यानी कि दोनों में से कोई भी चयन करना पड़ेगा आपको। एंड सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा का प्रयोग। ये इस 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे व्याकरण में जब आप किसी भी पठित जो पद्यांश होगा उसको अटेंड करेंगे। और ये कुल आपका 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, यानी कि 5 मार्क्स का आपका गद्यांश, 5 मार्क्स का आपका पद्यांश और 5 मार्क्स का ही आपका नाट्यांश भी होता है। पद्यांश आपको समझ में आ गया कि जो श्लोक से संबंधित होता है, यानी कि जो भी आपके जो चैप्टर्स होंगे जिसमें श्लोक होंगे, जैसे हल्दी घाटी हो गया है, वो आपका पद्यांश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पद्यांश हो गया। अब हम बात करते हैं नाट्यांश की। नाट्यांश भी कुल आपका 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, आपको कुछ डायलॉग्स दे देंगे एंड उन डायलॉग्स को पढ़ के उसकी हिंदी समझ के आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी आपका एक पदेन और पूर्ण वाक्यन शामिल है, यानी कि 2 प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें आपको वही क्रिया और कर्तरी पूछ सकते हैं। विशेषण विशेष्य में पूछ लेंगे कि क्या मतलब विशेषण और विशेष्य बताइए, पर्याय और विलोम में चयन पूछ लेंगे और सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा का प्रयोग। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो जितने भी आप पैराग्राफ करेंगे उस चारों में शामिल है, ठीक है। तो कुल 5 मार्क्स का आएगा
पद्यांश भी। तो यानी कि आपका जो गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश ये कंप्लीट हो गए हैं। गद्यांश भी 5 मार्क्स का, पद्यांश भी 5 मार्क्स का और नाट्यांश भी, यानी कि कुल 15 मार्क्स के आपके जो बुक में हैं, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसके, क्योंकि काफ़ी बार ना बीच में से कुछ श्लोक आ जाते हैं, कुछ पैराग्राफ आ जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को पेपर के समय तकलीफ़ आती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हमारे ये भी हो गए हैं एंड अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है जो भावार्थ से संबंधित होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, किसी भी आपको श्लोक का, किसी भी आप गद्य का आपको ना वो भावार्थ दे देंगे, और उस भावार्थ में कैसे देंगे वो लोग कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको भावार्थ दे देंगे, लेकिन भावार्थ पूरा नहीं होगा। आपको भावार्थ की 2 लाइन दी, उसमें से आपको बीच बीच में से ना वो लोग गैप दे देंगे एंड आपको एक मज्जूषा देंगे। मज्जूषा में आपको एक बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें से आपको चयनित करके यहाँ जो इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़े हैं इनमें फिल करना होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो भावार्थ वाला जो पोर्शन है वो कुल आपका 3 मार्क्स का आएगा, और ये भी हो सकता है आपका नाटक से संबंधित हो। नाटक श्लोक काफ़ी बारी दे दिए जाते हैं, लेकिन सिलेबस में गद्यांश भी है, तो गद्यांश से संबंधित भी आपको भावार्थ दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो 13वां क्वेश्चन होता है वो है प्रदत्तेषु अन्वयेषु रिक्त स्थान पूर्ति ही। यानी कि आपको एक अन्वय दे देंगे किसी भी श्लोक का, जो अन्वय देंगे वो लोग श्लोक का ही देंगे, क्योंकि अन्वय देखा जाए मुख्यतः तो श्लोक के ही होते हैं। तो वो श्लोक दे देंगे और उसमें से, जैसे मैंने आपको भाषिक इसमें बताया था भावार्थ में, कि श्लोक देने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपको कुछ कुछ बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देंगे और आपको एक मज्जूषा देंगे, जिसमें से आपको उसमें से उससे संबंधित जो शब्द होंगे इस मज्जूषा में होंगे, और इन शब्दों का चयन करके यहाँ पे आपको वो फिल करना है। ये भी कुल आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपको अन्वय करना पड़ेगा, और अन्वय बहुत सिंपल होता है। इसमें ना आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी श्लोक का अन्वय दिया जाएगा, आप बस ये देखना, आपको पहले वो श्लोक देंगे, उसका अन्वय देंगे, आप बस ये देखना श्लोक में से कौन से शब्द गायब हैं, और जो शब्द गायब हैं बस आपको उनकी रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। इस प्रकार से आप ये अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रदत्त वाक्यानाम शनाम सार्थकम संयोजनम, यानी कि आपको मैचिंग जिसे बोल सकते हैं, मिलान। आपको क दे देंगे और ख, जिसमें से आपको चयन करके आपको मैचिंग्स करने होंगे। ये कुल आपका 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा, वो होगा आपका प्रसंगानुसार पदानाम अर्थ लेखनम। यानी कि आपको प्रसंग के अनुसार, यानी कुछ आपको वो लोग डायलॉग्स दे देंगे या कोई भी स्टोरी दे देंगे, आपको क्या करना है, आपको वो प्रसंग के अनुसार लगाना है, यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो आपको सही करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करना है, आपको वो दे देंगे 5 से 6 लाइन एंड आपको बोलेंगे जैसे ये है फर्स्ट, तो आप इसको फर्स्ट पे लिखेंगे, ये सेकंड पे तो आप इसे सेकंड पे, ये थर्ड पे है तो ये थर्ड पे ही रहेगा, ये फर्स्ट पे चला गया तो ये जो फर्स्ट वाला है वो फोर्थ पे। इस प्रकार से तो आपको क्या करना है, प्रसंग के अनुसार ही आपको पदा नाम अर्थ लिखना, प्रसंग के अनुसार ही आपको क्या करना है, पदों का अर्थ लिखना है। ये भी कुल आपका आएगा 2 मार्क्स का पेपर में, और ये भी बहुत सिंपल होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब चैप्टर आप पढ़ के समझ के जाएंगे तो आप इजीली इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो भाग घ का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है, जो आपका पठित बोधनम होगा, जिसमें जितने भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे सारे आपकी किताब से किए जाएंगे, यानी कि आपके जो चैप्टर्स लगे हुए हैं और जो ग्रामर लगी हुई है उसमें से। इसके अतिरिक्त आपको कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं घ की सेकेंड पार्ट की। जो मैंने आपको बताया था कि 11th और 12th में कुछ टॉपिक्स ऐसे लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चों को संस्कृत जो पढ़ रहे हैं वो अपने चैप्टर्स के अतिरिक्त भी कुछ उन्हें नॉलेज हो। इसमें क्या लगाया, ये कुल आपको 10 मार्क्स का आएगा पेपर में। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ये संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय आपका आएगा। और इसमें क्या होगा, इस 16वां जो क्वेश्चन होगा आपके पेपर में वो होगा भास्पति पाठ्य पुस्तकस्थ पाठा नाम संदर्भ ग्रंथाः, यानी कि जो भास्पति आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने भी आपके पाठ हैं उनके संदर्भ ग्रंथ से मतलब होता है कि जो चैप्टर है वो कहाँ से लिए गए हैं।
उनका रेफरेंस क्या है। जैसे चैप्टर नंबर अगर हम 1 की बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो आपका तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो आप उसका संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद, उसके रचयिता लिखेंगे आप वेद व्यास, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर का संदर्भ ग्रंथ याद होना चाहिए और रचयिता, और एक जो रचयिता है उनकी एक रचना, ठीक है। ये आपका कुल 3 मार्क्स का बन जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, संदर्भ ग्रंथ, रचयिता और तेषाम रचना च और उनकी रचना। इनका उत्तर जो है आपको संस्कृत में अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद 17 जो आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में वो होगा महाकाव्यम, गद्य काव्यम, चंपू काव्यम। यानी कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आपके कुछ एक्स्ट्रा विषय लगाए गए हैं, जिसमें महाकाव्य से आप क्वेश्चन वो लोग पूछ लेंगे, गद्य काव्य और चंपू काव्य। सामान्य वो पूछेंगे कि महाकाव्य क्या होता है या उसकी विशेषताएं बताइए। इसमें से आपको ये 3 मार्क्स का आएगा, तो आपको कम से कम 4 से 5 लाइनें संस्कृत में याद होनी चाहिए, जो आपके टीचर्स आपको याद करा देंगे, और मैं भी इससे संबंधित जो मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड उसके बाद बात करते हैं हम नाट्य तत्वानाम मुख्य विशेषता नाम परिचय, यानी कि नाट्य तत्व की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उनका परिचय। ये कुल 4 मार्क्स का आता है पेपर में आपके, और ये भी आपके टीचर्स जो है बता देंगे। साथ ही साथ मैं भी बता दूंगी कि नाट्य तत्व जैसे नट कौन होता है, नटी कौन होता है, सूत्रधार कौन होता है, इस प्रकार से ये तत्व होते हैं नाटक के। आपने देखा होगा कोई भी जब नाटक या कोई भी प्ले होता है तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं ना, उन कैरेक्टर्स के नेम भी होते हैं, उनको कहते हैं नाटक के तत्व। तो कुल आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको ग्रामर भी बताया, और ग्रामर बताया मैंने आपको, और भाग मैंने बताया कि आपको कितने पार्ट में डिवाइड है, और उसका अपठित बोधनम कितने मार्क्स का आएगा, ग्रामर कितने मार्क्स की आएगी, एंड पठित बोधनम और रचनात्मकम जो कार्यम होगा वो कितने मार्क्स का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को संस्कृत का जो सिलेबस है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, ताकि आप पेपर के समय जब आपका जो फाइनल एग्ज़ाम आए तब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो लोग भी संस्कृत के सिलेबस से परिचित हो सके। आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद।